नमस्ते, मैं हूं गौरी द्विवेदी और जी न्यूज की स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे माओ सेतुंग ने आधुनिक चीन का निर्माण किया, कैसे माओ ने अमेरिका और भारत के साथ रिश्तों की शर्तें तय की और कैसे चीन की जनता की निजी जिंदगी और उनके बुनियादी अधिकारों पर कम्युनिस्ट पार्टी का शिकंजा कस दिया। There is no emperor, but there is Mao. His presence is more widespread than theirs ever was. Wherever I turn, I see the cherubic face of Mao. Millions of his portraits, hundreds of millions of his little red books have been distributed around China. माओ का यही तानाशाही अंदाज आगे चलकर चीन के शासकों के लिए सत्ता चलाने का मूल मंत्र बन गया। उन्होंने लोगों की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की हर संभावना को कुचल दिया। यहाँ तक कि माओ ने अपने विरोध में उठने वाले हर विचार को भी खत्म कर दिया। माओ ने शासन की अपनी एक अलग ही धारा बनाई, जिसमें अपने विरुद्ध उठने वाली हर राजनीतिक आवाज को दबाना सबसे अहम था। आज की तारीख में वीगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखना माओ सेतुंग की उसी राजनीतिक विरासत का असर है। नए चीन के संस्थापक के तौर पर माओ ने पूरे चीन को एकजुट करने में कामयाबी पाई। उन्होंने 1950 के दशक के कोरियाई युद्ध में अमेरिका को मात दी, 1960 की शुरुआत में भारत को हराया और 1970 के दशक में वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़े। ये 1949 से पहले वाले चीन से बिल्कुल उलट था, क्योंकि पुराने वाले चीन को 1840 से 1945 के बीच हुए हर युद्ध में मात ही मिली थी। माओ ने चीन के भीतर और बाहर एक नया इतिहास रचा। माओ रूस के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव के सत्ता चलाने के अंदाज से काफी प्रभावित थे। क्रुश्चेव वो शख्स थे जिन्होंने एक जमाने में कम्युनिस्ट आइकन के तौर पर मशहूर जोसेफ स्टालिन और उनके व्यक्तित्व को खाक में मिला दिया। स्टालिन की मौत के महज 3 साल के अंदर क्रुश्चेव ने रूसी तानाशाह की साख और उनके शासन के अंदाज की बखिया उधेड़ दी थी। क्रुश्चेव ने उस अतिवादिता को भी खारिज कर दिया जो स्टालिन के शासन का स्टाइल बन चुकी थी। क्रुश्चेव राज में रूस में स्टालिन के पतन और मान मर्दन की घटना से माओ घबरा गए। माओ को ये खौफ सताने लगा कि कहीं उनके उत्तराधिकारी भी उनका हाल स्टालिन जैसा न कर दें। माओ को लगा कि उनका भी अंजाम स्टालिन जैसा हुआ तो उनकी विरासत, उनकी प्रसिद्धि मिट्टी में मिल जाएगी। हालांकि क्रुश्चेव के द्वारा स्टालिन और उनकी नीतियों की सार्वजनिक निंदा ने माओ को दुनिया में समाजवाद की धुरी बनने का मौका दे दिया और माओ सेतुंग ने इस दिशा में काम भी किया। एक बार नहीं, 2 बार, और दोनों ही कोशिशों के नतीजे भयंकर रहे। फरवरी 1956 में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में क्रुश्चेव ने अपनी ऐतिहासिक सीक्रेट स्पीच दी थी। क्रुश्चेव ने ये स्पीच तब दी थी जब माओ चीन में अपना चेहरा चमकाने की कोशिश में जुटे थे। और इसी कड़ी में माओ ने 1956 के अंत में 100 फ्लावर मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन के तहत पार्टी के आलोचकों और बुद्धिजीवियों से अपील की गई कि वो आगे आएं और सरकार की नीतियों आलोचनाओं की बाढ़ ला देगी। लोग मानव अधिकारों से लेकर प्रेस की आजादी जैसे मुद्दे उठाने लगेंगे। माओ को जोर का झटका तब लगा जब उनके खासम खास और उनके संभावित उत्तराधिकारी लू शाओची तक ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाए और विरोधी पार्टी के क्रांतिकारियों को कानूनी मदद देने की वकालत की। ये वो सुधारवादी बदलाव थे जो सत्ता चलाने के माओ के तानाशाही तेवरों से मेल नहीं खाते थे। द चाइना फाइल्स के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। डेंग जाओपिंग ने कैसे आधुनिक चीन का निर्माण किया। डेंग ने कैसे चीन के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की। साथ ही ये भी बताएंगे कि माओ के बर्बर और तानाशाही तेवरों को अपनाते हुए डेंग जाओपिंग ने कैसे टाइनमेन स्क्वायर पर निहत्थे छात्रों का नरसंहार किया था।